हम किसी दुकान से सामान लेते हैं और गलती से उसका पैसा न चुकाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और दुकान वाला हमें बुलाता है कि भाई आपने पैसा नहीं दिया, तो हमें कितना हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। और आप सोचिए कि किसी बैंक की सीईओ ने किसी दूसरे कंपनी को लगभग 3,200 करोड़ का लोन दिया और ये मालूम होते हुए कि ये लोन का जो रिकवरी होगा वो मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी वो लोगों को न डर लगा न शर्म आया। आपने बहुत ही फेमस केस चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक लोन केस के बारे में सुना होगा। उसी केस को मैं आज आप लोगों को आसान भाषा में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो चंदा कोचर थी आईसीआईसी बैंक की सीईओ, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके वीडियोकॉन ग्रुप को 3200 करोड़ का लोन दिया था। नमस्कार, मेरा नाम रोशन झा है और आप स्टेप बाय स्टेप का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो 3200 करोड़ का खेल हुआ था, इसके 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। एक चंदा कोचर, जो उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक आपको भी पता है कि इंडिया का सबसे एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे बड़ा कोई बैंक है तो वो आईसीआईसीआई बैंक। ये इसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। ये जो चंदा कोचर थी, इनको भारत सरकार ने ऑलरेडी पद्मश्री और पद्म भूषण ये दे चुके हैं और कई बार फोर्ब्स के लिस्ट में इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब टॉप 100 के इसमें लगातार 7 बार इनको दे चुके हैं। टाइम्स मैगजीन ने इनको दुनिया की सबसे पावरफुल वुमेन के रूप में भी बताया था टॉप 15 में। ये चंदा कोचर का इतना बड़ा स्ट्रेचर था। और उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी थे, इनके हस्बैंड जिनका नाम दीपक कोचर था, ये एक कंपनी थी, उनका नाम था न्यू पावर रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके मालिक थे। और तीसरे खिलाड़ी जो इस खेल के थे वो थे वेणुगोपाल धूत, जो कि वीडियोकॉन ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है इंडिया का, बहुत बड़ा कंपनी है इंडिया का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर आपने देखा होगा वीडियोकॉन का टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब आता है। और वीडियोकॉन का D2H जो केबल प्रोवाइडर था, वो भी वीडियोकॉन ग्रुप के अंडर में ही आता है। जिसने लोन लिया था आईसीआईसी बैंक के, उनके ये मालिक थे, चेयरमैन थे। दरअसल ये जो चंदा कोचर है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2009 में इनको सीईओ बनाया गया था आईसीआईसी बैंक का। ये ऑलरेडी उसके 25 साल पहले से, यानी 1984 से ही आईसीआईसी बैंक में अलग अलग पदों पे काम कर चुकी हैं। 2001-2002 के पीरियड में तो इन्होंने आईसीआईसी बैंक को इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। 1 मई 2009 को इनको आईसीआईसी बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया था कंपनी द्वारा। उसके बाद ऐसा आरोप है इनके ऊपर कि 2009 से लेकर 2011 के बीच में इन्होंने लगभग 1875 करोड़ रुपीस, मतलब 1875 करोड़ रुपीस का 6 किश्तों में वेणुगोपाल धूत, जो कि वीडियोकॉन के मालिक थे, उस कंपनी को लोन के रूप में दिया था। और लोन देने के लिए एक कमेटी होता है, उस कमेटी को हेड कर रही थी चंदा कोचर। और ऐसा आरोप है कि ये 1875 करोड़ का जो लोन था, इसके बदले में वेणुगोपाल धूत की जो कंपनी है वीडियोकॉन ग्रुप, वेणुगोपाल धूत की एक और कंपनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सुप्रीम एनर्जीज करके, इनकी कंपनी ने दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के हस्बैंड थे, इनकी एक कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 64 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया था उनके कंपनी में। तो इस डील को लीगल भाषा में आप बोल सकते हैं क्विड प्रो क्वो डील का मतलब होता है किसी चीज के बदले कुछ चीज देना या फिर कुछ चीज लेना, समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है। वापस से 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को लगभग 1200 करोड़ रुपीस का लोन दिया वापस से। इसका मतलब टोटल लोन का जो अमाउंट हो गया वो 3200 करोड़ के आसपास का अमाउंट हो गया। उसके बाद 2-3 साल तक तो ये मामला बहुत ही ठंडा था, लेकिन 2016 में अरविंद गुप्ता नाम के एक विसल ब्लोअर थे। विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो कि सरकारी बड़े बड़े टेंडर्स में को निगरानी रखते हैं कि इसमें कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सरकार को छुपके से जाके बताते हैं इस बारे में, तो उसके बाद सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है। और ज़रूरी नहीं कि सरकारी टेंडर, ये प्राइवेट बैंक्स में भी कोई घोटाला हो, या फिर सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज जो हमारा शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, इसमें कोई घोटाला हो, इसको कोई अगर उजागर करे तो उस व्यक्ति को हम लोग विसल ब्लोअर बोलते हैं। अरविंद गुप्ता नाम के विसल ब्लोअर ने इसका पूरा काला चिट्ठा एक लेटर के रूप में देश के प्रधानमंत्री को, उस समय 2016 में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनको, आरबीआई के गवर्नर को, फाइनेंस मिनिस्टर को और सीबीआई को एक लेटर लिखा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा गलत तरीके से वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया गया और उसके बदले में दीपक कोचर की कंपनी को इतना इतना पैसा मिला। लेकिन जैसे ही ये आरोप सरकार को अरविंद गुप्ता ने बताया, वैसे ही इस आरोप को आईसीआईसीआई बैंक के सभी लोगों ने
खारिज किया और ये बोला कि जो लोन सैंक्शन कर रहे थे उसकी सिर्फ एक मेंबर थी चंदा कोचर। लेकिन जब 2017 में 1730 रुपीज़ मतलब 1730 करोड़ रुपीस का जो लोन था उसको आईसीआईसी बैंक ने खुद ने NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA क्या होता है? जिस लोन का रिकवरी करना लगभग नामुमकिन हो उसको NPA घोषित कर दिया जाता है। तो जब 2017 में आईसीआईसी बैंक ने 1730 करोड़ के वीडियोकॉन ग्रुप के लोन को NPA घोषित किया, उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि इसमें ज़रूर कुछ दाल में कुछ ज़रूर कुछ काला है। उसके बाद 2018 में जब ये आरोप उनके ऊपर तेज़ी से लगने लगे चंदा कोचर के ऊपर, तो उन्होंने अक्टूबर 2018 में अपने पद से यानी CEO के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद 2019 में ऐसा माना जाता है कि अरुण जेटली जो थे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहीं ना कहीं, ये आरोप है उनके ऊपर, ये कहीं ना कहीं इस केस के बारे में ऑलरेडी जानते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये इस मामले में बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। लेकिन 2019 में ईडी ने इनके ऊपर एक FIR किया, चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के ऊपर। PMLA जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्होंने एक FIR दर्ज किया इनके ऊपर कि आप लोगों ने गलत तरीके से ये काम किया है। और उसके बाद 2020 में इनको, दीपक कोचर को अरेस्ट भी किया गया था CBI द्वारा, लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको बेल दिया था। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा 23 दिसंबर 2022 को CBI ने दोनों को, चंदा कोचर को और दीपक कोचर को, दोनों को 3 दिन के CBI रिमांड में भेज दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मीडिया में बार बार सुनते होंगे इस केस के बारे में, आप लोगों को मैं ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। और इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू।